Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Powered by Swaraj Tractors. नया स्वराज मेरा स्वराज. Co-powered by Mongia Steels, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. JK Tyre, total control. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको भारतीय एयरफोर्स का दिवाली धमाका दिखाएंगे। आज तेजस फाइटर जेट के लेटेस्ट मॉडल ने अपनी पहली उड़ान भरी है और इसका नाम है तेजस मार्क 1 अल्फा। इसे आप भारतीय वायुसेना का नया हनुमान भी कह सकते हैं। इसके साथ ही आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना अब दुनिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। इसके बाद हम आपको बिहार के चुनावी मैदान में महागठबंधन का महाभारत दिखाएंगे। 6 नवंबर को 121 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था, या कह लीजिए अब नामांकन समाप्त हो चुका है। लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। पहले चरण की 26 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों में ही आपसी लड़ाई हो सकती है। ऐसी 26 सीटें हैं और अगर ऐसा हुआ तो इससे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को काफी नुकसान हो सकता है। तो आज हम आपको इन 26 सीटों की कहानी सुनाएंगे और आखिर में आपको पंजाब पुलिस के एक डीआईजी के घर पर पड़ी रेड में लेकर चलेंगे। आपने अजय देवगन की फिल्म रेड और रेड 2 तो जरूर देखी होगी, लेकिन आज आपको असली रेड दिखाएंगे जिसमें डीआईजी के घर पर वो सब मिला जो आपको शायद सपने में भी नसीब नहीं होगा। इस डीआईजी के घर पर करोड़ों रुपए का कैश मिला है, महंगी घड़ियां मिली हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, महंगी गाड़ियां मिली हैं और सोने चांदी के गहने मिले हैं। तो आज इस रेड के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि जब किसी पुलिस वाले के घर पर, भ्रष्ट पुलिस वाले के घर पर रेड होती है तो क्या मिलता है, यह भी आप देखिएगा। लेकिन आज की सबसे अच्छी खबर यह है कि दिवाली से ठीक पहले भारतीय वायुसेना में एक नए हनुमान की एंट्री हुई है और उस हनुमान का नाम है तेजस मार्क 1 अल्फा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारा स्वदेशी फाइटर जेट है और आज इस नए फाइटर जेट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैक्ट्री से अपनी पहली उड़ान भरी है और ये जो आप देख रहे हैं ये उसी उड़ान की तस्वीरें हैं। आप इसे वायुसेना के लिए आत्मनिर्भर भारत की पहली उड़ान भी कह सकते हैं। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही तेजस फाइटर जेट मौजूद हैं और तेजस मार्क 1 ए उसी तेजस का सबसे नया और आधुनिक मॉडल है जिसे HAL ने विकसित किया है। भारतीय वायुसेना को अपना पहला तेजस मार्क 1 ए विमान इसी महीने मिल सकता है और सबसे पहले आप तेजस मार्क 1 ए का ये दिवाली धमाका देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे ये नया तेजस भारतीय वायुसेना की हवाई ताकत को अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा देगा। ये नया विमान अब वायुसेना के उन MiG-21 फाइटर जेट्स की जगह लेगा जिन्हें पिछले महीने ही रिटायर किया गया था। तेजस मार्क 1 अल्फा की औसत कीमत लगभग 642 करोड़ रुपए है।
एक विमान 642 करोड़ रुपए का है। यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो दुश्मनों पर हमला करने के साथ साथ दुश्मन की निगरानी भी कर सकता है। और किसी भी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसके फाइटर जेट्स। और पुराने तेजस के मुकाबले इस नए तेजस मार्क 1 अल्फा में 43 नए बदलाव किए गए हैं, यानी ये ज्यादा ताकतवर और ज्यादा आधुनिक है। तेजस का यह नया अवतार भारत की रक्षा करने में पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। नए तेजस में एक नया रेडार लगा है जिसका नाम है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, यानी AESA। यह दुनिया के सबसे एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स में से एक है। नई टेक्नोलॉजी वाला यह रेडार ज्यादा दूरी तक दुश्मन की पहचान करके दुश्मन पर हमला कर सकता है और यह खुद इतना ताकतवर है कि दुश्मन इस रेडार को जाम भी नहीं कर पाएगा। इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, यानी इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। अगर इसमें ईंधन खत्म हो जाए तो इसे वापस नीचे लैंड करने की जरूरत नहीं है, हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। और इस फाइटर जेट के विंग्स में 9 मिसाइल्स या बॉम्ब्स फिट किए जा सकते हैं, यानी ये एक बार में 9 मिसाइल्स या बॉम्ब्स को ले जा सकता है। तेजस मार्क 1A में हवा में किसी दुश्मन के विमान या ड्रोन पर हमला करने वाली मिसाइल्स हैं और आने वाले समय में यह ब्रह्मोस मिसाइल से भी हमला कर पाएगा। अब तक हमारे पास सिर्फ सुखोई 30 MKI विमान ही ऐसा है जिससे ब्रह्मोस मिसाइल को हम लॉन्च कर सकते हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने खुद भी यह माना था कि वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स के हमलों को रोक नहीं पाया था। इस मिसाइल के सामने बेबस हो गया था पाकिस्तान। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नासिक में तेजस मार्क 1 अल्फा की नई प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया है और अब कुल मिलाकर हर साल 24 नए तेजस विमान तैयार किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने कुल मिलाकर तेजस सीरीज के 220 विमानों का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 38 वायुसेना को मिल चुके हैं। और जब ये विमान वायुसेना को मिल जाएंगे तो हमारी वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI के बाद सबसे ज्यादा संख्या तेजस विमानों की होगी, यानी हमारा जो सबसे बड़ी ज्यादा स्क्वाड्रन हमारी होंगी वो तेजस की होंगी। वायुसेना के पास इस समय 260 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं और 12 नए विमानों का ऑर्डर अभी दिया गया है, यानी आने वाले समय में कुल मिलाकर हमारे पास 272 सुखोई विमान होंगे। तेजस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ साथ 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने मिलकर बनाया है। एक समय था जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हम दूसरे देशों से ये सारे जो पुर्जे होते हैं, हमारे विमान हैं, हमारे हथियार हैं, इन सब को हम इंपोर्ट करते थे। लेकिन नया भारत अपने हथियार खुद अपने दम पर बना रहा है। तेजस मार्क 1A के करीब 65% उपकरण, 65% स्पेयर पार्ट्स मेड इन इंडिया है, भारत में बने हैं। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत बहुत जल्द अपने 100% हथियार खुद ही बनाएगा। अब आप रक्षा मंत्री और HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का आज का ये बयान सुनिए। एक समय था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है और बहुत जल्द ही हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 100% तक ले जाना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की सोच कोई आज की नहीं है। 10 साल पहले से ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि बिना आत्मनिर्भर हुए हम कभी भी वास्तविक रूप में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। I think we have a very capable aircraft today. The state-of-the-art avionics in terms of a very capable radar, EW suite, the weapon configuration. So it's I would say a cutting-edge aircraft, and more importantly, it is an aircraft we can maintain, upgrade
ourselves. I can add new weapons, I can add new capabilities because we are in full control of the software and hardware. So I think it's on par with anything in the world. I have no doubt about it. अब आप समझिए कि ये स्वदेशी फाइटर जेट हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो भारतीय वायुसेना के पास करीब 500 फाइटर जेट्स हैं। हालांकि टू फ्रंट वॉर के लिए हमें करीब 750 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। टू फ्रंट्स मैंने क्यों कहा? क्योंकि भारत को एक फ्रंट पर पाकिस्तान और दूसरे फ्रंट पर चीन के साथ कभी भी युद्ध करना पड़ सकता है, कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम हमेशा एक नहीं बल्कि 2 फ्रंट की तैयारी करके रखते हैं। पिछले महीने वायुसेना से 36 MiG-21 विमान रिटायर हुए हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके थे। इसलिए 36 विमान हमारे रिटायर हो चुके हैं जो MiG-21 विमान थे। और इसके बाद अगले कुछ वर्षों में जैगुआर और मिराज विमान भी रिटायर होने शुरू हो जाएंगे। और भारतीय वायुसेना इस कमी को अब मेड इन इंडिया आधुनिक तेजस विमानों से पूरा करने की तैयारी कर रही है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि हमें आगे चलकर फाइटर जेट्स बाहर से ना खरीदने पड़े, बल्कि हम अपने देश में ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने फाइटर जेट्स को विकसित कर सकें, उन्हें यहीं पर बना सकें और यहीं अपने देश में हम उन्हें मेंटेन कर सकें। और उनके स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत भी हम खुद ही भारत से ही पूरी कर सकें। अब किसी और देश के सामने हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना के अचूक प्रहार को लेकर भी एक नया सबूत आज पूरी दुनिया के सामने आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था और उसका क्या नतीजा है, जरा देखिए। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इसकी वर्ष 2025 की यानी नई रैंकिंग आई है और इस रैंकिंग में अब भारतीय वायुसेना पूरी दुनिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका की वायुसेना है, दूसरे नंबर पर रशिया की वायुसेना है और तीसरे नंबर पर आपके देश भारत की वायुसेना है। और हमारे बाद चौथे नंबर पर चीन की एयरफोर्स का नंबर है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हालांकि पाकिस्तान के साथ अब हमें अपनी तुलना कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम में और पाकिस्तान में बहुत फर्क है, लेकिन तो भी आप में से जिन लोगों को यह जानने की इच्छा होगी कि पाकिस्तान कहां खड़ा है, तो पाकिस्तान की वायुसेना 14वें नंबर पर है। तो यहां आप देख लीजिए, भारत की वायुसेना तीसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान की वायुसेना 14वें नंबर पर है। चीन की वायुसेना भी हमसे पीछे है। पिछले साल इसी रैंकिंग में भारत की वायुसेना चौथे स्थान पर थी। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट हर साल दुनिया के अलग अलग देशों की वायुसेना की रैंकिंग जारी करता है और इस डायरेक्टरी में फाइटर जेट्स की संख्या के अलावा हर वायुसेना की ट्रेनिंग, उसके सटीक हमला करने की क्षमता और उस वायुसेना की ओवरऑल शक्ति को आंका जाता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना इस समय बहुत ही संतुलित है, क्योंकि इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी हैं, इसके पास हवाई रेडार भी हैं और हमारे पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बिल्कुल सही मात्रा में है। और हमारी ट्रेनिंग, हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग, हमारे एयरफोर्स के जवानों की ट्रेनिंग ज़बरदस्त है। हमारा जो स्किल है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना ताकत के मामले में चीन से आगे है और पाकिस्तान से तो बहुत ही आगे है। यानी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो दावे पाकिस्तान करता आ रहा है उनमें असल में कोई सच्चाई नहीं है। अब सोचिए, पाकिस्तान जो अपनी झूठी जीत के दावे करता है, अगर वो दावे सच होते तो आज हमारी एयरफोर्स की रैंकिंग नंबर 4 से नंबर 3 ना होती। भारतीय वायुसेना की रैंकिंग असल में बहुत मायने रखती है, क्योंकि आजकल हर युद्ध में वायुसेना की ताकत से ही जीत और हार का फैसला होता है। जरा सोचिए, रशिया और यूक्रेन युद्ध में 3 साल के बाद भी अब तक फैसला नहीं हो पाया है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सटीक हमले करके सिर्फ 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को सरेंडर करने का अनुरोध करने के लिए मजबूर कर दिया था। 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि भाई आप शांति समझौता कर लीजिए, अब इस युद्ध को बंद कीजिए। भारत ने 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद पाकिस्तान के एक विमान को हवा में ही
मिसाइल से नष्ट किया, जो कि किसी भी एयरफोर्स के लिए एक रिकॉर्ड है। और कुल मिलाकर पाकिस्तान के हमने 12 से 13 विमानों को नष्ट किया है, जबकि चीन की वायुसेना ने आखिरी बार 58 वर्ष पहले अपना आखिरी युद्ध लड़ा था। यानी किसी युद्ध में, हाल के युद्ध में, पिछले 58 वर्षों में चीन की वायुसेना की कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, उसका कोई परीक्षण नहीं हुआ है। वो दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उन दावों की सच्चाई के बारे में किसी को पता नहीं है। और भारतीय वायुसेना का जो नई परीक्षा हुई है, जो नई अग्नि परीक्षा हुई है, वो अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई है। और इसीलिए भारतीय वायुसेना की जो रैंकिंग है अब नंबर 4 से नंबर 3 पर आ गई है। आपके लिए बहुत खुशी की बात है, आपको भी गर्व होगा ये जानकर कि आज आपके देश की वायुसेना अमेरिका और रशिया की वायुसेना के बाद दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। हमारे ही अपने देश के विपक्ष के जो नेता ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना से सबूत मांग रहे थे, जो कह रहे थे कि ये बताइए कि आपके कितने फाइटर जेट्स नष्ट हुए हैं, ये बताइए कि पाकिस्तान ने आपके कितने विमानों को गिरा दिया, उनके लिए भारतीय वायुसेना की ये नई रैंकिंग एक बुरी खबर तो है ही, साथ ही एक आईना भी है। आज ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी क्या अब भारतीय वायुसेना को बधाई देंगे? क्या राहुल गांधी अब ये आज कहेंगे कि उन्हें भारतीय वायुसेना ने जो शानदार काम किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस पर उन्हें भी गर्व है? क्या वो ऐसा लिखेंगे? उन्हें भी अब भारतीय वायुसेना की ताकत को स्वीकार कर लेना चाहिए और बार बार सबूत मांगना अब बंद कर देना चाहिए। इसलिए हमें अब इंतजार रहेगा राहुल गांधी के अगले सोशल मीडिया पोस्ट का। आज हम आपको यह बता रहे हैं कि दुनिया में शक्तिशाली वायुसेना कौन कौन सी हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको इस दुनिया की 5 बेहतरीन वायुसेना, जो सबसे शक्तिशाली वायुसेना है, उनके बारे में आपको बताया था। आज क्योंकि शुरुआत हमने तेजस विमान से की है, तो आज हम आपको यह बताते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स कौन कौन से हैं। दुनिया के 5 बेहतरीन फाइटर जेट्स कौन से हैं, जरा देखिए। ये पांचों असल में एक से बढ़कर एक हैं, इसलिए हमने इनकी कोई रैंकिंग नहीं दी है। आज हम आपको यह नहीं बताएंगे कि कौन नंबर 1 पर है और कौन नंबर 5 पर है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय आपकी जरूरत क्या है, उस समय सिचुएशन क्या है, यानी स्थिति क्या है, और आपको वो फाइटर जेट किस काम के लिए चाहिए, किस मकसद के लिए चाहिए। और इन सब की कोई ना कोई खासियत है, इसलिए हम एक एक करके आपको इनके बारे में बताएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पहला विमान सबसे बढ़िया है और दूसरा उसके मुकाबले कमजोर है। जिस फाइटर जेट को दुनिया में सबसे हाईटेक, सबसे ज्यादा एडवांस्ड और कटिंग एज वाली टेक्नोलॉजी वाला विमान माना जाता है, 5वीं पीढ़ी के उस लड़ाकू विमान का नाम है F-35। यह एक स्टेल्थ फाइटर जेट है 5वीं पीढ़ी का, यानी दुश्मन के रेडार से छिपकर यह उड़ान भर सकता है। यह दुश्मन के रेडार से बचने की क्षमता रखता है, किसी हेलीकॉप्टर की तरह लैंडिंग कर सकता है, और इसे टेक ऑफ करने के लिए भी एक बहुत ही छोटा रनवे चाहिए होता है। देखिए, हेलीकॉप्टर की तरह लैंड करता है। F-35 का निर्माण अमेरिका की एक बहुत मशहूर कंपनी करती है, जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। करीब 1000 करोड़ रुपए इस एक एयरक्राफ्ट की कीमत है। और इसके अलावा अमेरिका के अलावा सिर्फ 19 और देश हैं इस दुनिया में जो इस विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले ब्रिटेन का एक F-35 विमान 1 महीने से ज्यादा समय तक केरल के हवाई अड्डे पर खड़ा रहा था, क्योंकि उस विमान में कोई खराबी आ गई थी। वो यही विमान है F-35, और इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। और चर्चा इस बात की भी हुई थी कि हो सकता है भारत भी ये F-35 विमान अमेरिका से खरीद ले। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कह नहीं सकते कि हम खरीदेंगे भी या नहीं। दूसरा जो सबसे शक्तिशाली विमान है फाइटर जेट, वो रशिया के पास है। रशिया के पास इस समय 5वीं पीढ़ी का ही एक लड़ाकू विमान है, और उसका नाम है सुखोई 57, जिसकी कीमत करीब 425 करोड़ रुपए है। यह F-35 से काफी सस्ता है, और इस समय रशिया के अलावा और किसी देश के पास यह विमान नहीं है। सिर्फ रशिया के पास यह विमान है, जिसको हम कहते हैं Su-57। इसका RCS यानी रेडार क्रॉस सेक्शन किसी चौथी पीढ़ी के विमान से थोड़ा सा ही कम है, यानी रेडार से बचने की काबिलियत F-35 में इस विमान के मुकाबले ज्यादा बेहतर है।
सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया भारत में ही Su-57 विमान बनाने और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करने और शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर हम ये एग्रीमेंट पर साइन कर लें तो Su-57 विमान भारत में ही बनना शुरू हो सकता है और हमारी वायुसेना में यह विमान शामिल हो सकता है। अमेरिका के पास 5वीं पीढ़ी का एक नहीं बल्कि 2 विमान है। 5वीं पीढ़ी का एक और विमान उनके पास है जिसका नाम है F-22 रैप्टर, जिसे दुनिया का बेहतरीन बेस्ट स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। अमेरिका ने यह विमान अपने सबसे करीबी दोस्तों यहां तक कि नेटो देशों को भी नहीं बेचा है। अमेरिका इस विमान को किसी को नहीं देता, सिर्फ अपने लिए उसने लेकर रखा है और कहा जाता है कि कोई दुश्मन एयरक्राफ्ट इससे पहले कि इस विमान को देखे उससे पहले ही F-22 उसे नष्ट कर सकता है। अगस्त के महीने में जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का गए थे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए, तब वहां पर भी अमेरिका के F-22 विमान खड़े हुए थे। शायद अमेरिका राष्ट्रपति पुतिन को यह दिखाना चाहता था कि देखिए हमारे पास दुनिया का बेहतरीन विमान है और अमेरिका इसे अपना सर्वश्रेष्ठ विमान मानता है। इसके बाद देखिए फ्रांस ने भी 4.5 जनरेशन का रफाल फाइटर जेट विकसित किया है जो हमारे पास भी है और आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। यह विमान हमारे पास है, भारत के पास है, हमने हाल ही में इसे खरीदा है और दुनिया के 8 देश भारत सहित इसका इस्तेमाल करते हैं और इस समय फ्रांस को ऐसे 300 से ज्यादा विमानों का ऑर्डर मिल चुका है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे रफाल विमानों ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया था। यह फ्रांस का विमान है जो इस समय हमारे पास है। इसके अलावा चीन ने भी अपना एक स्टेल्थ फाइटर जेट विकसित कर लिया है जिसका नाम है J-20 और जैसे अमेरिका अपने F-22 विमान को किसी दूसरे देश को नहीं बेचता, उसी तरह चीन भी अपना यह स्पेशल एयरक्राफ्ट किसी और देश को नहीं बेचता और चीन ऐसे 300 विमान बना चुका है। हालांकि अब तक किसी भी युद्ध में इस फाइटर जेट का परीक्षण नहीं हुआ है, किसी भी युद्ध में अभी तक इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है जो यह बता सके कि ये इतना कारगर है और इसका प्रदर्शन किसी युद्ध के दौरान कैसा रहेगा। तो यह है J-20 विमान। तो ये दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स हैं और इनका परिचय आज हमने आपके साथ कराया है। युद्ध की हम बात कर ही रहे हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की आज 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इस समय दुनिया में युद्ध का पहला फ्रंट खुला हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर और दूसरा फ्रंट है रशिया और यूक्रेन की सीमा पर और दोनों ही जगहों पर लगातार हमले हो रहे हैं जिसकी तस्वीरें आज आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए गाजा का युद्ध बंद हुआ तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर जहां पाकिस्तान के वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के एक मिलिट्री कैंप पर एक सुइसाइड हमला हुआ है जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी एक पाकिस्तानी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है जिसे अफगानिस्तान में शरण मिली हुई है और तालिबान भी TTP का साथ देता रहा है और कहा जाता है कि आज भी तालिबान इस आतंकवादी संगठन के साथ है। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर के 48 घंटे और बढ़ा दिए गए हैं और जो 19 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे तक सीज फायर यह है जारी रहेगा। तो यह तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हाल है। अभी सीज फायर और आगे बढ़ गया है तो इस समय वहां पर लगभग शांति है। दूसरी तरफ रशिया की सेना ने 300 से ज्यादा ड्रोन्स और 37 मिसाइल से यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला किया है और यूक्रेन के 3 इलाकों पर रशिया ने कब्जा भी कर लिया है। यूक्रेन ने भी रशिया की एक ऑयल रिफाइनरी पर एक बड़ा हमला किया है। अब जरा सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक और मुलाकात होने वाली है और उससे पहले यूक्रेन पर बम बरस रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने को लेकर आज 2 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पहली, 2 हफ्ते के बाद ट्रंप और पुतिन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक दूसरे से मिलने वाले हैं और दूसरी ये कि आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप की
राष्ट्रपति ट्रंप की वॉशिंगटन में एक मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात में अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाले टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स की डील फाइनल हो सकती है। यह अमेरिका में बनी एक लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल है जिसे खरीदने के लिए यूक्रेन काफी समय से कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कल यानी 16 अक्टूबर को भारतीय समय के मुताबिक रात 10:41 पर फोन पर लंबी बातचीत हुई है। आप सोचिए, फोन पर हुई यह बातचीत लगभग 2 घंटे तक चली है। 2 घंटे तक फोन पर बात की है दोनों ने। और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी बातचीत के दौरान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मुलाकात का सुझाव दिया और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन इसके लिए तुरंत मान गए। इसलिए अब आने वाले समय में बहुत जल्द ये दोनों राष्ट्रपति हंगरी की राजधानी में मिलेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस बातचीत पर रशिया ने कहा है कि पुतिन राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से सभी मसलों का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं और ट्रंप ने भी कहा है कि गाजा में शांति समझौते से रशिया और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी। इस बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है, जरा देखिए। I would say within 2 weeks or so, pretty quick. Marco Rubio is going to be meeting with his counterpart, as you know, Lavrov, and they'll be meeting pretty soon. They're going to set up a time and a place. So we're going to be meeting in Hungary. Viktor Orban is going to be hosting, and it's really something that's time. इससे पहले अमेरिका के अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अगस्त में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात हुई थी और अब ये दोनों हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मिलने वाले हैं। बुडापेस्ट ही क्यों? बुडापेस्ट को क्यों चुना गया इस मुलाकात के लिए? तस्वीरें देखिए, ये है बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है। बुडापेस्ट में इस मुलाकात की कुछ खास वजहें हैं। पहला, हंगरी का राजनीतिक रुख हमेशा से न्यूट्रल रहा है। हंगरी ना तो रशिया की तरफ है और ना ही अमेरिका की तरफ है। हंगरी यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, लेकिन रशिया के साथ हंगरी के जो रिश्ते हैं वो कभी भी खराब नहीं रहे। हंगरी के प्रधानमंत्री ने हमेशा से ही पश्चिमी देशों से एक अलग स्टैंड लिया है और राष्ट्रपति पुतिन से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अच्छे नहीं भी आप कह सकते, तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक रिश्ते हैं। बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं। पश्चिमी देशों और पूर्वी देशों के बीच हंगरी हमेशा से एक बहुत ही संतुलित रुख अपनाता रहा है। भौगोलिक स्थिति भी हंगरी के पक्ष में जाती है क्योंकि ये यूरोप के बिल्कुल मध्य में है। जब भी किसी विवाद पर दो विरोधी देशों के नेता मिलते हैं तो दोनों एक ऐसी जगह पर मिलना चाहते हैं जो दोनों के लिए सुरक्षित हो, जहां उनकी बातचीत गोपनीय रखी जा सके। और बुडापेस्ट एक ऐसी ही जगह है और वो जगह ऐसी होनी चाहिए जो न्यूट्रल हो। हंगरी की सुरक्षा एजेंसियां यूरोप की सबसे कुशल सुरक्षा एजेंसियों में से एक मानी जाती हैं। वहां की सरकार का मीडिया पर पूरा नियंत्रण भी है, इसलिए वहां से कोई बातचीत लीक होने की संभावना भी काफी कम है। और बुडापेस्ट में पहले भी कई विवादों पर अलग अलग देशों के नेताओं के लिए इस प्रकार की बैठकें हो चुकी हैं। तो बुडापेस्ट के बाद अब आपको लेकर चलते हैं बिहार और बिहार की चुनावी राजनीति पर। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन आज समाप्त हो चुका है। आज आखिरी दिन था नामांकन का और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पहले चरण की वोटिंग के लिए यह नामांकन समाप्त हो चुका है। 6 नवंबर को 121 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि महागठबंधन में अब भी एक महाभारत चल रहा है और यहां सीटों को लेकर लड़ाई अब भी जारी है, क्योंकि अब तक सीटों का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी ने ना तो कोई मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही मिलकर कोई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अपनी मर्जी से ही कांग्रेस, आरजेडी और महागठबंधन की दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि पहले चरण के 121 सीटों में 95 सीटों पर महागठबंधन में सहमति बनी थी और 26 सीटों पर कोई फैसला नहीं हुआ था। यानी इन 26 सीटों पर महागठबंधन की अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों में ही आपस में लड़ाई हो सकती है, चुनावी लड़ाई हो सकती है। 26 सीटें ऐसी हैं। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी 22 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है।
तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है वो वही वोट बैंक है जो तेज प्रताप यादव का भी वोट बैंक है, यानी मुस्लिम और यादव। यानी तेज प्रताप भी 22 सीटों पर महागठबंधन का वोट काट सकते हैं। और अगर हर सीट पर तेज प्रताप के उम्मीदवारों को 100 से लेकर 1000 वोट भी मिल गए तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान तेजस्वी यादव को ही होगा, उनके अपने भाई को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कैसे होगा उसका गणित देखिए। आपको हम 2020 के विधानसभा चुनावों की कुछ सीटों के नतीजों के बारे में बताते हैं, जहां जीत और हार के वोटों का अंतर बहुत ही कम था। ये आंकड़े जरा देखिए। हिलसा विधानसभा सीट पर हार और जीत का अंतर सिर्फ 12 वोट का था। 7 सीटों पर हार जीत का अंतर 500 वोटों से भी कम था। 11 सीट ऐसी थी जहां पर हार और जीत का अंतर 1000 वोट से कम था और 52 सीटें पिछली बार ऐसी थी जहां यह अंतर 5000 वोट से भी कम था। जन स्वराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, AIMIM ये जो पार्टी है, ओवैसी साहब की पार्टी है, तेज प्रताप की पार्टी और महागठबंधन की आपसी लड़ाई, इन सब की वजह से इन 52 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये वो सीटें हैं, अगर जो बाकी की पार्टियां हैं, अगर इन्होंने 500 सीटें भी 500 वोट भी ले लिए, 1000 वोट भी ले लिए, तो नतीजे बदल सकते हैं। अब आपको बिहार की राजनीति के बारे में 2 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर है लालू यादव और शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन एक बाहुबली नेता था जिस पर लूट, फिरौती, अपहरण, हत्या सहित कई गंभीर मामले दर्ज थे। हत्याकांड के मामले में उन्होंने सजा भी काटी। हालांकि 2021 में तिहाड़ जेल में शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी। शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा था जिससे सत्ता भी डरती थी और जनता भी डरती थी, और आज भी बिहार के लोग शहाबुद्दीन के उस खौफ को भूले नहीं हैं। दूसरी तस्वीर में आज आपको शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को राजनीति में अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए शहाबुद्दीन के बेटे को सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से आरजेडी का उम्मीदवार बनाया गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि क्या शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने से बिहार और ज्यादा सुरक्षित रहेगा। आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी आरजेडी की अभी सूची देखी है, वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। तो शहाबुद्दीन को किसी जमाने में लालू यादव का बहुत करीबी माना जाता था और ऐसा कहा जाता था कि लालू यादव के आशीर्वाद से ही शहाबुद्दीन एक गैंगस्टर से आरजेडी के बड़े नेता बने और फिर बाद में सांसद बने। शहाबुद्दीन के समय सिवान को मिनी पाकिस्तान कहा जाता था और जैसे शहाबुद्दीन लालू यादव के मुस्लिम यादव समीकरण में फिट बैठते थे, वैसे ही आज शहाबुद्दीन के जो पुत्र हैं जिनका नाम है ओसामा शाहब, वो भी आज तेजस्वी यादव के मुस्लिम यादव समीकरण में वैसे ही फिट बैठ रहे हैं जैसे उनके पिता एक जमाने में बैठा करते थे। शहाबुद्दीन जैसे उस जमाने में फिट बैठते थे। तो परिवारवाद की देखिए जो राजनीति है, ये उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। परिवारवाद की राजनीति कैसे होती है? परिवारवाद की राजनीति यह है कि एक जमाने में जब लालू यादव अपने चरम पर थे तो शहाबुद्दीन उनके दोस्त थे। शहाबुद्दीन एक गैंगस्टर थे, लेकिन लालू यादव की शरण उन्हें मिली हुई थी। आज लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव राजनीति में हैं और दूसरी तरफ से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब वो भी राजनीति में हैं। तो कैसे राजनीति
परिवार के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। पहले पिता सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। इसी को तो कहते हैं परिवारवाद। तो यह बिहार की राजनीति हो गई। अब आपको लेकर चलते हैं पंजाब, और पंजाब के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ याद दिलाता हूं। वर्ष 2018 में एक बड़ी मशहूर फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था रेड, और इस साल उसी फिल्म का एक और सीक्वल रिलीज हुआ जिसका नाम है रेड 2। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये दोनों ही फिल्में जरूर देखी होंगी। इन दोनों फिल्मों में अजय देवगन एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभाते हैं जो भ्रष्ट नेताओं के घर पर छापेमारी करके अवैध रुपए जब्त करता है। तो ये तो बात हो गई सिनेमा के थिएटर की स्क्रीन की। बड़े पर्दे पर आपको ये कहानी दिखाई देती है। अब आपको असल जिंदगी की रेड 3 की तस्वीरें दिखाते हैं। रेड 1 और रेड 2 तो आपने देख ली, अब देखिए रेड 3। लेकिन ये सिनेमा नहीं है, ये असल जिंदगी है। ये तस्वीरें किसी करोड़पति या अरबपति कारोबारी के घर की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर है पंजाब पुलिस के एक डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के चंडीगढ़ के घर की। यानी ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि असल जिंदगी है। फर्श पर करोड़ों रुपए बिखरे पड़े हैं, 500 रुपए के नोटों की गड्डियां हैं, सूटकेस और बैग्स में कैश ही कैश है। सूटकेसेस में, बैग्स में नोट भर कर रखे हुए हैं। कई महंगी घड़ियां हैं, करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवर हैं। रोपड़ रेंज के डीआईजी भुल्लर ने एक स्क्रैप के व्यापारी से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, और इस व्यापारी ने यह शिकायत सीबीआई से कर दी कि यह पुलिस वाला मुझसे रिश्वत मांग रहा है। और इसके बाद सीबीआई ने 16 अक्टूबर को भुल्लर को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। इसके बाद सीबीआई ने जब भुल्लर के घर पर छापा मारा तो वहां से क्या क्या मिला, मैं भी लिस्ट लेकर आया हूं। वो सारी चीजें मिली हैं जो शायद आपको सपने में भी नहीं मिलेंगी। तो देखिए, 7.5 करोड़ रुपया कैश मिला, 2.5 किलो सोने के गहने मिले, 26 महंगी घड़ियां मिली जिसमें रोलेक्स की घड़ियां हैं और राडो जैसे ब्रांड की घड़ियां हैं। कई लॉकर्स की चाबियां मिली हैं, एक मर्सिडीज गाड़ी, एक ऑडी कार, 4 गन और 100 से ज्यादा कारतूस। और पंजाब में 50 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के दस्तावेज भी इस पुलिस वाले के घर से मिला है। ये सीबीआई का दस्तावेज मैं लेकर आया हूं जो आज उन्होंने जारी किया है, और देखिए क्या क्या मिला है इसमें से, जो आपकी स्क्रीन पर भी है। इसके अलावा भुल्लर का एक फार्म हाउस भी है। तो देखिए, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इस प्रकार के जो भ्रष्ट अफसर होते हैं, ये सिर्फ एक घर में नहीं रहते। एक मकान इसका चंडीगढ़ में है, दूसरा फार्म हाउस है समराला में। देखिए वहां क्या मिला है, दिखाता हूं आपको। इस समराला के फार्म हाउस में 108 बॉटल्स मिली हैं महंगी शराब की, 5.7 लाख रुपया कैश मिला है। और एक और इनका मकान है, जो बिचौलिया जो आदमी था उसके मकान पर भी छापा पड़ा है, वहां भी 21 लाख रुपया कैश मिला है। हम परिवारवाद की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद है, यहां पुलिस में भी एक परिवारवाद है। इस पंजाब पुलिस के अफसर भुल्लर के पिता एक जमाने में पंजाब पुलिस के डीजीपी हुआ करते थे। भुल्लर पंजाब के कई शहरों में एसएसपी रह चुके हैं। 2023 में पहली बार वो डीआईजी बने और इस समय वो रोपड़ रेंज के डीआईजी हैं। पंजाब पुलिस के एक डीआईजी की औसतन तनख्वाह लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति महीना होती है। लेकिन हरचरण सिंह ने रिश्वत के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की। वैसे डीआईजी साहब को रिश्वत लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रिश्वत शब्द के इस्तेमाल करने से उन्हें बड़ा परहेज था, और इसीलिए उन्होंने रिश्वत को एक नया नाम दिया, और यह नाम है सेवा पानी। तो वो जब किसी से पैसा मांगते थे तो ये नहीं कहते थे कि मुझे रिश्वत चाहिए, वो कहते थे कि सेवा पानी के लिए इतना पैसा रख जाइए। यानी डीआईजी भुल्लर के लिए रिश्वत लेना ही सबसे बड़ी सेवा थी। भुल्लर पुलिस में लोगों की सेवा करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा का ही स्थायी इंतजाम कर लिया। 58 साल के हरचरण सिंह भुल्लर का सेवा पानी का यह कारोबार लगातार चलता रहता अगर वो पकड़े नहीं जाते।
और अभी तो वो 58 साल के हो चुके हैं। जरा सोचिए, 58 साल के ये हैं, अब जाकर पकड़े गए हैं। इससे पहले इन्होंने कितनी ही सेवा पानी कर ली होगी, कितना पैसा कमा लिया होगा, और इस बार भी अगर वो ना पकड़े जाते तो शायद वो भी एक ईमानदार और प्रतिभाशाली पुलिस अधिकारी के तौर पर करोड़ों अरबों रुपया कमाने के बाद चुपचाप रिटायर हो जाते और किसी शानदार मकान में या फार्म हाउस में रिटायरमेंट के बाद अपनी एक शानदार जिंदगी जीते और लोगों को अपने सर्विस के दौरान की अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते। ये तो 58 साल की उम्र में अब पकड़े गए तो पता चला। और हमारे देश में ऐसे न जाने कितने भ्रष्ट अफसर होंगे, पुलिस में भी होंगे, दूसरे प्रशासनिक सेवाओं में भी ऐसे भ्रष्ट अफसर होंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, लेकिन वो करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हैं और अब सिर्फ रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डीआईजी साहब सेवा पानी के जरिए रिश्वत का एक स्टार्टअप चला रहे थे और पंजाब पुलिस का एक मोटो है। पंजाब पुलिस कहती है, सही रास्ते पर चलने से कभी नहीं डरिए। और ऐसा लगता है कि भुल्लर के लिए रिश्वत लेना ही सही रास्ता था और इसलिए इस रास्ते पर वो बिना डरे लगातार चलते रहे। वैसे आपको कोई हैरानी नहीं हो रही होगी जब मैंने आपको यह बताया कि एक भ्रष्ट पुलिस वाले के घर पर रेड हुई है और इतना पैसा मिला है। हमारे देश के लोगों को इसकी आदत सी पड़ चुकी है, आपको भी कोई हैरानी नहीं हुई होगी। हमारे देश में ऐसी न जाने कितनी फिल्में आ चुकी हैं जहां पर भ्रष्ट पुलिस वाले को एक विलेन के तौर पर दिखाया जाता है, जो रिश्वत लेता है, करोड़ों की अवैध संपत्ति बनाता है, लोगों को तंग करता है। ऐसी आपने न जाने कितनी फिल्में आपने देखी होंगी जहां पर जो खलनायक है वो एक भ्रष्ट पुलिस अफसर होता है जो अपनी खाकी वर्दी का दुरुपयोग करता है। ये कहानियां, ये फिल्में सुपरहिट होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये हमारे समाज में चल रहा है, ये हमारे समाज की कहानी है और आज ये हमारे समाज की सच्चाई बन गया है। मुंशी प्रेमचंद की एक बड़ी मशहूर कहानी है, उसका नाम है नमक का दरोगा। इस कहानी में एक पिता अपने पुत्र को सलाह देता है कि ऐसा काम करना जहां कुछ ऊपरी आय हो, यानी ऐसा काम करना जहां ऊपरी आमदनी होती रहे। सैलरी तो पूर्ण मासी के चांद की तरह है, जो तनख्वाह है वो पूर्ण मासी के चांद की तरह है, जो महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। और ऊपरी आमदनी एक बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। ये उनकी एक नमक का दरोगा के कुछ मैं डायलॉग्स आपको दिखा रहा हूं, उनका एक अंश उस कहानी का दिखा रहा हूं। ऐसा लगता है कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने प्रेमचंद की इस कहानी के इस अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ा और इसीलिए सेवा पाने के जरिए रोज कमाई का यह तरीका उन्होंने खोज लिया। पंजाब के बाद अब आपको लेकर चलते हैं हम गुजरात, और गुजरात में आज आपको कहानी सुनाते हैं गुजरात के जैन समुदाय की, जिन्होंने शॉपिंग में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आपने सुना होगा, अक्सर कहा जाता है कि एकता में बल होता है। अगर आप एक रहेंगे तो एकता में बहुत बल होता है, लेकिन एकता में बल की यह कहानी अब पुरानी हो गई है। नई कहानी यह है कि एकता में डिस्काउंट होता है। इसे गुजरात की 2 कम्युनिटीज ने साबित कर दिया है। सबसे पहले आपको अहमदाबाद के जैन समुदाय के बारे में बताते हैं। वहां रहने वाले जो जैन समुदाय के लोग हैं, उनका एक संगठन है जिसका नाम है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इस संस्था ने बल्क में लग्जरी कार्स खरीदने का प्लान बनाया कि ये सब लोग मिलकर बहुत सारी लग्जरी महंगी गाड़ियां खरीदेंगे और इन गाड़ियों की जो कीमत है, ये एक गाड़ी की कीमत 60 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 34 लाख रुपए तक थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। नया यह है कि इस जैन समुदाय ने मिलकर, इतने सारे जैन व्यापारियों ने मिलकर 2 या 4 या 10 लग्जरी कार्स नहीं खरीदी, बल्कि इन सब ने मिलकर 186 महंगी लग्जरी कार्स खरीदी और इन सारी गाड़ियों की जो कुल कीमत है वो थी 149 करोड़ 54 लाख रुपए। और जब उन्होंने मिलकर इतना बड़ा ऑर्डर दिया, 150 करोड़ का जब ऑर्डर दिया इन गाड़ी की कंपनियों को, तो उन्हें बदले में 21 करोड़ रुपए का डिस्काउंट मिला। और यही है एकता में भारी डिस्काउंट का फॉर्मूला। देश भर में लगभग 65,000 जैन धर्म के लोग इस संगठन के सदस्य हैं। त्योहार का समय है, दिवाली का समय है,
और जीएसटी घटने से गाड़ियों की कीमतें भी कम हो गई हैं। सारे लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। ऐसे में इस संगठन से जुड़े लोगों ने जब कार खरीदने की अपनी योजना बनाई तो इसके लिए लग्जरी कार्स के कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ उन्होंने एक डील की और इसीलिए इतना बड़ा डिस्काउंट उन्हें मिला। अब जैन समुदाय के लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी और दवाइयां जैसे दूसरे सामान भी बल्क डील में खरीदने की योजना बना रहे हैं। अब ये सोचते हैं कि जब गाड़ियां हमने एक साथ इतनी खरीदी, हमें 21 करोड़ का डिस्काउंट मिल गया, तो अब हम बाकी सामान भी ऐसे ही खरीदेंगे। किसी को कोई भी सामान खरीदना है तो 100-200 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और फिर बल्क में उस सामान को खरीदेंगे ताकि डिस्काउंट मिले। बल्क डील कम्युनिटी बाइंग इनिशिएटिव हम लोगों ने जीतो के अंदर स्टार्ट किया, जिसका फायदा हमारे हर एक मेंबर को जबरदस्त तरीके से हो रहा है। 15 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड के साथ डील करते हुए हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और करोड़ों का बेनिफिट सेविंग के रूप में मेंबर्स को मिल रहा है। आने वाले समय में उत्सव कैंपेन के अंदर हम और भी कई कैटेगरी के अंदर ब्रांड के साथ एसोसिएट कर रहे हैं एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक कैटेगरी में हर एक तरह के मेंबर्स को इसका बेनिफिट मिले। तो कम्युनिटी बाइंग सबसे जबरदस्त तरीका है आने वाले समय में बिजनेस को नए तरीके से करने का। तो एकता में डिस्काउंट का ये ट्रेंड सिर्फ जैन समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात की ही एक और कम्युनिटी है, भरवाद कम्युनिटी। उसने भी बल्क में कुछ और खरीदा। उन्होंने बल्क में जेसीबी मशीन खरीदी। भरवाद युवा संगठन ने एक साथ मिलकर 121 जेसीबी मशीनें खरीदी और इतने बड़े ऑर्डर की वजह से हर जेसीबी मशीन पर उन्हें 3,30,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, यानी लगभग 4 करोड़ रुपए की बचत उन्हें हो गई। और इस समुदाय ने 121 जेसीबी मशीन्स उन युवाओं को रोजगार देने के लिए खरीदी जिन्हें कोई भी बैंक लोन नहीं देना चाहता था। इन युवाओं को बिना किसी डाउन पेमेंट पर ये जेसीबी मशीन्स दी गई हैं और इस तरह युवाओं को रोजगार देने के लिए जो है ये जो स्कीम है ये कितनी कारगर साबित हुई है ये आप देख लीजिए। दो समुदायों की एकता आप सबके लिए एक मिसाल बन सकती है। एक तरफ लग्जरी गाड़ियां खरीदकर इतनी बड़ी बचत की गई और दूसरी तरफ जेसीबी मशीनें खरीदकर युवाओं को रोजगार दिया गया। यह दिखाता है कि अगर समाज एक हो जाए, समाज की एकता से न सिर्फ हमारा समाज मजबूत होता है बल्कि इससे पैसा भी बचता है। आज आप भी डिस्काउंट के इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आपका भी अपना कोई समाज है, आपकी अपनी कोई कम्युनिटी है और अगर आप उस कम्युनिटी में एक दूसरे के लोगों से जुड़े हुए हैं, आपके पास कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर होगा। हमने देखा है हमारे देश में अक्सर जो लोग होते हैं, एक ही समाज के लोग होते हैं या एक ही जगह रहने वाले लोग होते हैं, एक ही इंडस्ट्री के लोग होते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जुड़े रहते हैं। हाउसिंग सोसाइटी में जो लोग एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे लोग, ऑफिस के जो लोग हैं जो एक ही ऑफिस में काम करते हैं या जिनके लंबे परिवार, बड़े परिवार होते हैं, वो सारे रिश्तेदार मिलकर कोई भी सामान आज बल्क में खरीद सकते हैं और इसके जरिए महंगे सामान पर भी आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। तो आपके लिए आज सीख ये है कि आप भी, अगर आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी में हैं और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई सामान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कार खरीदनी है, आपको 2 व्हीलर खरीदना है, टीवी खरीदना है और बहुत सारे लोग मिलकर अगर कोई सामान खरीदते हैं तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको एक रहने के, एकता के फायदे भी पता चलेंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि भारत में राजतंत्र को खत्म हुए सदियां गुजर चुकी हैं, राजशाही खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी हम राजशाही की मानसिक गुलामी से क्यों बंधे हुए हैं, इस राजशाही की गुलामी से हम निकल क्यों नहीं पा रहे हैं, यह खबर आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। खेती में लगातार काम में भी आराम कौन दे सकता है? नया स्वराज। नया स्वराज, मेरा स्वराज। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे, और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो, राह हो, प्रवाह हो।
your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। भारत में राजा महाराजाओं की रियासतें तो आज़ादी के तुरंत बाद ही खत्म हो गई थीं, लेकिन राज परिवारों और उनसे जुड़े लोगों की मानसिकता में अब भी राजशाही कहीं ना कहीं जीवित है। और शायद आपने भी अक्सर सुना होगा कि आज भी महाराज, राजकुमारी, राजकुमार, राजमाता और नवाब साहब जैसे शाही संबोधनों का इस्तेमाल हमारे देश के अलग अलग शहरों में होता रहता है। शाही वंशज आज भी अपने नाम के साथ ऐसी उपाधियां लगाते हैं। इन्हीं राजशाही संबोधनों पर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। ये मामला जयपुर के शाही घराने का है और वहां की हाईकोर्ट ने कहा कि जयपुर राज परिवार के वंशज अपनी 24 साल पुरानी याचिकाओं में महाराज और राजकुमारी जैसे संबोधनों को हटा दें और सिर्फ अपने नाम लिखें। उसके साथ महाराज ना लिखें, उसके साथ राजकुमार या राजकुमारी ना लिखें, सिर्फ अपना नाम लिखें, वरना उनकी याचिकाएं खारिज कर दी जाएंगी। असल में वर्ष 2001 में जयपुर राजघराने के जगत सिंह और पृथ्वीराज सिंह ने हाउस टैक्स को लेकर अदालत में एक याचिका दायर की थी। 24 साल पुरानी इस याचिका में अब हाईकोर्ट का ध्यान इस बात पर गया कि याचिका में राज परिवार के लोगों ने अपने नाम के साथ महाराज की उपाधि इस्तेमाल की है, जो कानूनी रूप से गलत है। उन्होंने अपने नाम के सामने महाराज क्यों लिखा, जबकि आज के जमाने में कोई महाराज नहीं है, ना कोई महाराज है, ना कोई प्रजा है, ना राजा है, ना प्रजा है, सबको अपना नाम लिखना है। अब यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि शाही उपाधियों का इस्तेमाल गैर कानूनी क्यों है। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब लगभग 500 शाही रियासतें हुआ करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के बाद इन रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया और इसके साथ ही संविधान में अनुच्छेद 291 के अनुसार राजा महाराजाओं और नवाबों के लिए प्रिवी पर्स की व्यवस्था की गई। प्रिवी पर्स की व्यवस्था क्या है? इसमें राजा महाराजाओं और नवाबों को हर साल एक तय टैक्स फ्री धनराशि दी जाती थी। हर साल उन्हें पैसा मिलेगा जो कि टैक्स फ्री है और साथ ही उन्हें अपने शाही टाइटल्स रखने की अनुमति भी थी। लेकिन लोकतंत्र में ना ही ऐसी रियासतें ज्यादा समय तक टिक सकीं और ना ही उनके विशेषाधिकार टिके। वर्ष 1969 में पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस प्रिवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और इसे खत्म करने पर रोक लगा दी। आखिरकार वर्ष 1971 में सरकार इन चीजों को खत्म करने में सफल हुई और तब सरकार ने, भारत की सरकार ने 26वें संविधान संशोधन के तहत प्रिवी पर्स और शाही टाइटल दोनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। प्रिवी पर्स के प्रावधान वाले अनुच्छेद 291 और 262 को संविधान से हटा दिया गया और संविधान में एक नया अनुच्छेद 363A जोड़ा गया, जिसमें साफ लिखा था कि अब ना तो कोई प्रिवी पर्स मिलेगा, यानी ना तो आपको अब हर साल हर महीने कोई धनराशि मिलेगी क्योंकि आप नवाब हैं, क्योंकि आप महाराज हैं, क्योंकि आप राजा हैं, और ना ही अब आप महाराज, महाराजा, राजा, नवाब, राजकुमार, राजकुमारी जैसी उपाधियों की अब आप उनकी कोई कानूनी मान्यता अब नहीं रहेगी। अब आप ऐसी उपाधियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो राजकुमार भी होगा वो सिर्फ अपना नाम लिखेगा, जो राजा भी होगा पुराने जमाने का अपना नाम लिखेगा, अपने नाम के साथ राजा या महाराजा नहीं लगा सकता, क्योंकि ये सब अब आम लोग हैं। लोकतंत्र का मतलब यही है, क्योंकि उसमें सब लोग बराबर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र में सभी नागरिक समान हैं, किसी को सिर्फ उसके वंश के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं मिल सकता। लोकतंत्र में कानून के मुताबिक सब बराबर होते हैं, ना कोई महाराज है, ना कोई राजकुमार या राजकुमारी। लेकिन यह बराबरी लोगों की मानसिकता में भी तो होनी चाहिए। तो आज थोड़ा समय हमारे पास कम है, ये कहानी अभी आगे लंबी चलेगी। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना पड़ेगा और ब्रेक के बाद
हम आपको आज का विचार बताएंगे। लेकिन आज जो हमने आपको कहानी बताई है उसका भाव यही है कि संविधान ने तो इन सारी चीज़ों पर रोक लगा दी है, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन टाइटल्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग आज भी अपने आप को प्रजा का हिस्सा समझते हैं वो आज भी इस पर बुरा नहीं मानते और इस प्रकार के लोगों को राजा, राजकुमार या राजकुमारी कहकर संबोधित करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। मैंने अपनी खेती की शुरुआत स्वराज से की, लेकिन अब एक नया ट्रैक्टर ले रहा हूं, और ये भी स्वराज है। जोश है नया, क्योंकि स्वराज से बेहतर है सिर्फ स्वराज। नया स्वराज, मेरा स्वराज। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस दुनिया में ज्यादातर लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि दिमाग उनके पास ज्यादा है और धन दूसरों के पास ज्यादा है। नमस्कार।